नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पे आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इसी क्रम में प्रमाणिक पुस्तक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके राइटर हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ने के बाद आधुनिक काल को हमने प्रारंभ किया था। भारतेंदु काल से को हम पढ़ रहे थे। इसमें बालकृष्ण भट्ट और लाला श्रीनिवास दास दो लेखकों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछली कक्षा में। उससे आगे आज हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के साथ। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक हैं, जिनके प्रश्न आप से बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे टीजीटी परीक्षा का पेपर देख लें, पुराना पीजीटी का देख लें, नेट का देख लें, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हिंदी की परीक्षाएं हैं उनके पेपर देखेंगे तो भारतेंदु की काव्य कृतियाँ, भारतेंदु मंडल की काव्य कृतियाँ और पत्र पत्रिकाएं, यहाँ से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बालकृष्ण भट्ट के सहयोगी और प्राय समानांतर लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है, पर ये भारतेंदु की तरह पांडित्य की बजाय लोक जीवन की ओर अधिक झुके थे। जैसे भारतेंदु जी का लिखने के लिए गजब लेखक है, भारतेंदु जी ने हर विधा पे लिखा, लेकिन लोक जीवन से बहुत ज्यादा झुकाव था उनका। ब्राह्मण पत्र के संपादक के रूप में इन्होंने अनेक विषयों पर निबंध तथा टिप्पणियां लिखी। ब्राह्मण पत्र, इनकी पत्र कौन सा था? ब्राह्मण। ठीक है। हो ओ ओली है बेगार, रिश्वत कचहरी में शालिग्राम जी, कान्य कुब्जों ही की सबसे हीन दशा क्यों, वर्षारंभ घूरे के लत्ता बीने, कनातन की डौल बांध है, कानपुर और नाटक, कन्नौज में 3 दिन, पंच परमेश्वर। जिंदा दिली के कारण इनके निबंधों में सामाजिक विवेचन और विनोद प्रियता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो किसके निबंधों में सामाजिक विवेचन और विनोद प्रियता खूब मिलती है? कविताओं में लोक शैली का आश्रय जगह जगह लिया गया। कानपुर लावनी गायन का केंद्र होने से इन्होंने इस रूप में भी रचना की और आल्हा शैली में भी लिखा। प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर की लावनी गायन शैली के और आल्हा शैली दोनों को महत्व दिया अपने काव्य में, अपने लेखन में। हिंदी पुनर्जागरण के नेता भारतेंदु की नीति के हिंदी पुनर्जागरण के नेता कौन है? भारतेंदु। हिंदी पुनर्जागरण के नेता भारतेंदु की नीति के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र ने भी नाटक के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। उन्होंने स्वयं कई नाटकों और प्रहसनों की रचना की तथा उनके अभिनय में बराबर रुचि लेते रहे। प्रसिद्ध है कि किसी स्त्री पात्र की भूमिका में उतरने की जब जरूरत हुई तो इन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनके जीवित रहने पर ही अपनी मूंछ मुड़ाने की अनुमति मांगी थी। कानपुर और नाटक शीर्षक से टिप्पणी लिखते हुए अपने नगर में हुए नाटकों के अभिनय का परिचय इन्होंने दिया है। टिप्पणी से स्पष्ट है कि भारतेंदु के कई नाटकों सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी और अंधेर नगरी का मंचन यहाँ पर हुआ है, यानी कानपुर में हुआ है। स्वयं अपने योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि केवल 82 के सन में प्रताप मिश्र की दौड़ धूप से नील देवी और अंधेर नगरी खेली गई थी। टिप्पणी के अंत में नगर के रंग कर्मियों को और अधिक प्रस्तुतियों के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारतेंदु और लाला श्रीनिवास की भांति प्रताप नारायण मिश्र को भी कम आयु मिली, क्रमशः 34 किसको मिली? भारतेंदु को। लाला श्रीनिवास दास को 36 और प्रताप नारायण मिश्र को 37 वर्ष 38 है ये ना, 38 वर्षों की अल्पावधि में ही इन लेखकों ने युगांतर उपस्थित कर दिया। इससे इन रचनाकारों की साहसिकता और निष्ठा का पता चलता है। नाटक के अतिरिक्त भारतेंदु युग में अनुवाद कार्य को भी लेखकीय कार्यक्रम में महत्ता दी जा रही थी। प्रताप नारायण मिश्र ने बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चटर्जी की कई कथाकृतियों का अनुवाद किया। भारतेंदु मंडल का संस्कार 20वीं शताब्दी की अपेक्षाकृत दूर तक लाने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। लोक जीवन से अब 2 राइटर देख लिए, प्रताप नारायण मिश्र को देख लिया, अब
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को भी देखते हैं। लोक जीवन से जुड़ी रईसी और उसकी पृष्ठभूमि पर विकसित राष्ट्रीय भावना भारतेंदु और प्रेमघन दोनों मित्रों के निजी चरित्र का अंग है, जिसे उनकी पत्रकारिता ने खूब खिलाया। प्रेमघन ने 2 पत्र निकाले थे, आनंद कादम्बिनी और नीरद नागरी। नागरी नीरद, और ये दोनों पूछे जाते हैं, यानी ये देखिए ये अमीर लोग हैं ना, पैसे वाले लोग थे। प्रेमघन की प्राय सभी रचनाएं पहले इन पत्रों में प्रकाशित हुई। हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन की पत्रिकाओं में हुआ। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने भी किया। समालोच्य पुस्तकों के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोषों के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। तो ये किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है, जो इन्होंने इनके बारे में लिखा है। प्रेमघन का नगर मिर्जापुर वर्षा संबंधी लोकगीत कजली गायन के लिए विख्यात रहा है। कहाँ के हैं प्रेमघन? मिर्जापुर के। मिर्जापुर सीरीज खूब फेमस रही थी, तो वहीं के हैं ये प्रेमघन। उन्होंने स्वयं अनेक विषयों पर कजली की रचना की और अन्य कवि गायकों की रचनाओं का संकलन भी किया। कजली गायकी के उत्सवों में वे प्राय शामिल होते थे। एक बार भारतेंदु जी के साथ भी ऐसे आयोजन में सम्मिलित हुए थे। प्रेमघन उपनाम तथा उनके दोनों पत्रों के नामकरण में कादम्बिनी और नीरद की उपस्थिति अज्ञात रूप से इस वर्षा मंगल काव्य से जुड़ी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रेमघन उपनाम तथा उनके दोनों पत्रों के नामकरण में कादम्बिनी और नीरद न वर्षा देने वाले की अज्ञात नीरद बादल का पर्यायवाची है, इसी वर्षा मंगल काव्य से जुड़ी थी। हो सकता है ऐसा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ऐसी कल्पना कर रहे हैं ना, फिर भी आप देख लीजिए, कभी कभी ऐसी लाइनें भी पूछ ली जाती है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित आधुनिक काल में एक और पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न है, तो दूसरी ओर अपने लोक जीवन से जुड़े रहने की उतनी ही उत्कट लालसा। ये फेमस, ये अच्छी लाइन है, पूछे जाने योग्य है। भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित आधुनिक काल में एक और पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न है, तो दूसरी ओर अपने लोक जीवन से जुड़े रहने की उतनी ही उत्कट लालसा है। पत्र पत्रिका के आयोजन से यदि एक उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो नाटक और लोक काव्यों के प्रचार प्रसार से दूसरे उद्देश्य की। यही कारण है कि इस युग के लेखकीय कार्यक्रम में 3 अंग बराबर मिलेंगे: पत्रकारिता का निरंतर आयोजन, नाट्य लेखन और अभिनय तथा कजली लावनी जैसे स्थानीय लोक माध्यमों का संवर्धन। यह लोक जीवन से जुड़े रहने की चिंता भारतेंदु युगीन हिंदी लेखक को पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में बहने नहीं देती। विचारों और संस्कारों दोनों के यथावश्यक पोषण तथा परिमार्जन का निश्चय ही एक कुशल ढंग कहा जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय कि हिंदी क्षेत्र में पारसी नाटक मंडलियों की स्थिति से ये लेखक परेशान थे। उनकी लोकप्रियता से उन्हें स्पर्धा थी, पर उनके फूहड़पन से वे उतने ही क्षुब्ध थे। 1871 के आसपास बंबई से आरंभ इस व्यावसायिक रंगमंच प्रणाली के अधिकतर 2 प्रकार के नाटक अपनाए: धार्मिक और इश्क संबंधी। सामान्य जनता की इन 2 मूल वृत्तियों को संतुष्ट करके ये अपना व्यवसाय चलाते थे। इन पारसी कंपनियों का दौर प्राय 1930 तक बना रहा, जब सिनेमा के बढ़ते प्रभाव में ये समाप्त हो गई। पारसी नाटकों के विरोध में स्वयं भारतेंदु ने नाटक शीर्षक निबंध और उनके सहकर्मियों ने बहुत कुछ लिखा, पर उनके किन्हीं लटकों को उन्होंने स्वीकार भी किया। यह उनके मन में स्पष्ट हो गया था कि अधिकांश में निरक्षर जनता के बीच बैठने के लिए रंगमंच तथा लोक माध्यमों से उपयुक्त कोई और प्रणाली नहीं है। भारतेंदु युग के लेखकों ने इन्हीं दोनों माध्यमों का भरपूर उपयोग किया है, रंगमंच और लोक माध्यम। ठीक है, अब कल से हम इसमें, आज का वीडियो छोटा रखेंगे, कल से द्विवेदी युग को हम प्रारंभ करेंगे। द्विवेदी युग नई वीडियो से प्रारंभ करेंगे, छोटा सा वीडियो है। इसके अलावा हिंदी नेटशाला चैनल पर मैं व्याकरण के प्रैक्टिस सेट्स डाल रही हूँ। प्रैक्टिस सेट कह लें, सॉल्व पेपर कह लें, नेट असिस्टेंट, टीजीटी, पीजीटी, सबका उसमें संकलन है। इसके अलावा आधुनिक काल आपका चल रहा है एमसीक्यूज़ के रूप में इसी चैनल पर, और टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर हिंदी बुकशाला चैनल पे मैं करवा रही हूँ। दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद।